नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज से हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम अध्याय 1 भारत के संसाधन भाग 1 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इनमें सही विकल्प के रूप में सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है वायु और जल, दूसरा है सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, तीसरा है शैल और तापमान, चौथा है पानी का इकट्ठा होना। तो आपको मालूम है कि वायु और जल, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, शैल और तापमान, ये सभी मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। लेकिन एक जगह पर पानी जब एकत्रित हो जाता है तो वहाँ की मृदा खराब हो जाती है, वहाँ की मृदा क्षारीय हो जाती है, वहाँ की मृदा में उपजाऊपन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसका सही उत्तर लिखेंगे, पानी का इकट्ठा होना। प्रश्न क्रमांक 2, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ भी 4 विकल्प हैं। 1 लाल मिट्टी, 2 जलोढ़ मिट्टी, 3 काली मिट्टी, 4 लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखाबंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। डेल्टा प्रदेश, पठारी प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पर सही उत्तर है डेल्टा प्रदेश। अगला प्रश्न है, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। 4 विकल्प हैं। भौमजल, महासागरीय जल, पृष्ठीय जल, वायुमंडलीय जल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पृष्ठीय जल। वो जल जो हमारी धरती के धरातल पर रहता है, जैसे नदियां हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, बांध आदि। अगला प्रश्न है, केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है। 4 विकल्प हैं। केरल में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान में। अब यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है जिनकी पूर्ति हमें करना है। इनमें पहला है, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको मालूम है कि वन सुरक्षा समितियों का संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वन सुरक्षा समितियों। दूसरा खालिस्तान है, सामाजिक वानिकी योजना को खालिस्तान से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। इसमें हम लिखेंगे विश्व बैंक। तीसरा है, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना खालिस्तान के सहयोग से संचालित है। तो इस रिक्त स्थान में आएगा UNDP। चौथा खालिस्तान है, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान की स्थापना की गई है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। इसके बारे में हमने विस्तार से इस अध्याय में पढ़ा भी था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें पहले कॉलम में 1 नंबर पर कार्बेट है, दूसरे नंबर पर दचिगाम, तीसरे नंबर पर मानस, चौथे नंबर पर पेरियार और 5वें नंबर पर वन अग्नि नियंत्रण परियोजना लिखा हुआ है। दूसरी ओर इनके सामने के कॉलम में नंबर 1 पर उत्तराखंड,
दूसरे पर असम, तीसरे पर जम्मू कश्मीर और चौथे पर चंद्रपुर, पांचवें पर केरल लिखा हुआ है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। दचिगाम जम्मू कश्मीर में है। मानस असम में है। पेरियार केरल में है। वन अग्नि नियंत्रण परियोजना चंद्रपुर। तो ये इस तरह से आपको इनका मिलान करके सही जोड़ी बनाना है। अब हम यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इनमें पहला प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल के ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने, बह जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भौम जल पाने के स्रोत क्या हैं? इसे कुओं व ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि, भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योगों आदि के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है? उत्तर लिखेंगे, 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके मुख्य आधार निम्न हैं। नंबर 1, पर्यावरण में स्थिरता लाना। दूसरा, जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना। तीसरा है, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है? उत्तर लिखेंगे, सामाजिक वानिकी योजना की सफलता के आधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाना। दूसरा है, हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने और पशुओं की मुक्त चराई पर उचित रोकथाम की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना क्यों की गई है? इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, वन संसाधन व प्रबंधन व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी देने हेतु 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई। केंद्र सरकार ने भोपाल में भी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है। यहाँ स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। अब हम यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इनमें पहला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, मृदा की क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाली ऊर्ध्व काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इस प्रकार मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, दूसरी परत को उपमृदा, तीसरी परत को अपक्षैत मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा होती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थों का पाया जाना है। दूसरी परत में उपमृदा होती है, जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी मृदा में अपक्षैत मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए। उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। संपूर्ण मानव जीवन मृदा पर निर्भर करता है। संपूर्ण प्राणी जगत का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा से प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट व ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मृदा से ही मिलते हैं।
जैसे भेड़ मृदा पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है, रेशम के कीड़े वनस्पति पर ही निर्भर हैं और वनस्पति मृदा पर उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि और वन उद्योग मृदा आधारित है। इस प्रकार मृदा हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। विलकॉक्स ने मृदा के विषय में लिखा है, मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मृदा से ही प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर दो टेबल बनाएंगे और एक टेबल में लाल मिट्टी लिखेंगे, दूसरी टेबल में लैटेराइट मिट्टी लिखेंगे। लाल मिट्टी के कॉलम में लिखेंगे, ये मिट्टी शुष्क तथा तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है। लैटेराइट मिट्टी में लिखेंगे, इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है। ये लैटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। लाल मिट्टी में लिखेंगे, लाल मिट्टी लाल, पीली तथा चॉकलेटी रंग की होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। ये मिट्टी अत्यधिक रंध्रयुक्त होती है। लैटेराइट मिट्टी में लिखेंगे, ये मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इसमें वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। गहरी लैटेराइट मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। लाल मिट्टी में अगला पॉइंट लिखेंगे, ये मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। लैटेराइट मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाइड और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में मिलती है। लाल मिट्टी वाली टेबल में अगला पॉइंट लिखेंगे, इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त हैं। लैटेराइट मिट्टी में लिखेंगे, ये मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के उपाय क्या हैं? उत्तर लिखेंगे, जल एक मूल्यवान संपदा है। इससे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, तेजी से बढ़ती हुई मांग और इनकी असमान उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण आवश्यक है। इसके प्रमुख उपाय निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, वर्षा जल संग्रहण तथा इसके अपवाह को रोकना। नंबर 2, छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रहों का वैज्ञानिक प्रबंध करना। नंबर 3, जल को प्रदूषण से बचाना। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण क्यों जरूरी है? उत्तर लिखेंगे, वर्षा जल संग्रहण का आशय है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग किया जाए जहां ये भूमि पर गिरता है। जल का प्रथम स्रोत वर्षा ही है। पानी के अन्य विभिन्न स्रोतों जैसे कुओं, नलकूपों, तालाबों, झरनों का मुख्य आधार वर्षा ही है। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। नंबर 1, इसे साफ करके स्थानीय लोगों की जल उपयोग की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। नंबर 2, इससे वर्षा के कम होने या ना होने के समय खेतों की सिंचाई करने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। नंबर 3, इस ढंग से जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप आसपास के भागों में भी बाढ़ की भी स्थिति नहीं रहती है। नंबर 4, इस जल का एक लाभ ये भी होता है कि धरातल के नीचे का जो जल का स्तर है वो भी ऊंचा रहता है, जिसे कुओं और ट्यूबवेलों द्वारा बाहर निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर लिखेंगे, वन प्रकृति की अमूल्य देन है। ये महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग 25% वनों से ढका हुआ था, किंतु मानव विकास के साथ खेती, आवास और कल कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वनों की बड़े पैमाने पर
कटाई कर दी गई। फलस्वरूप अब पृथ्वी के केवल 15% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। वनों की इस कमी के कारण भू अपरदन, अनावृष्टि, बाढ़ आदि समस्याएं आज मानव के समक्ष आ खड़ी हुई हैं। अतः वनों का संरक्षण आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वन आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, वन हमारे उद्योग धंधों की आधारशिला हैं। ये उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। अनेक उद्योग धंधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर हैं। वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर तथा बांस से बने कागज उद्योग, चीड़, स्पूस तथा सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छालें व बबूल से गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन और केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग विकसित हुए हैं। इसके अलावा वनों से प्राप्त वस्तुओं जैसे तेंदुपत्ता, बेत, शहद, मोम आदि से लघु उद्योगों का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, वन जलवायु को प्रभावित करते हैं। वन ठंडी वायु के प्रवाह को रोकते हैं, गर्म व तेज हवाओं के प्रवाह को कम करते हैं। इससे वन क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण बनी रहती है। साथ ही वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1988 की वन नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर लिखेंगे, 7 दिसंबर 1988 को घोषित वन नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। दूसरा, पहाड़ी, घाटियों और नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाएं। नंबर 3, जंगलों पर आदिवासियों और निर्धनों के पारंपरिक अधिकार बरकरार रखे जाएं। नंबर 4, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लोगों को ईंधन, चारा, छोटी इमारती लकड़ी की पूर्ति पर ध्यान दिया जाए। नंबर 5, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को छोड़कर वन पर आधारित उद्योगों को अनुमति न दी जाए। नंबर 6, उद्योगों को रियायती दरों पर वन उत्पाद प्राप्त करने पर रोक लगाई जाए। नंबर 6, वर्तमान वनों को कटाई से बचाया जाए और पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जाए। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी योजना क्या है? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, सामाजिक वानिकी योजना वृक्षारोपण की ये योजना विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त है। इसमें चक वानिकी, विस्तार वानिकी और शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइन के किनारे वृक्षारोपण किया गया है। हर बच्चे के लिए एक पेड़ स्कूलों और कॉलेजों में ये नारा विकसित किया गया है। वन महोत्सव का प्रचार प्रसार कर फार्म वृक्षारोपण, सड़कों, नहरों और रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण कर जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाई गई है। हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने और पशुओं की मुक्त चराई पर उचित रोकथाम की व्यवस्था की गई है। अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत में मिट्टियों के विभिन्न प्रकार, उनकी विशेषताएं और वितरण को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 4, 5, 6 और 7 पर उत्तर मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मृदा अपरदन के कारण और संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 7 पर मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 4 पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है? जल संसाधन के 4 प्रमुख स्रोत हैं, पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। ये सब आपको पेज नंबर 8 पर
देखने को मिल जाएंगी, आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके उपायों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 9 पर देखने को मिलेगा, वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 10 और 11 पर देखने को मिलेगा, वहाँ से आप इसको विस्तार से लिख सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पेज नंबर 11, 12 और 13 पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको लिखकर नोट्स बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 13 पर देखने को मिलेगा, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब हम ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है लेकिन परीक्षाओं में अक्सर आ जाते हैं। सबसे पहले हम इनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इनमें पहला प्रश्न है, वन संसाधन की प्रमुख समस्या है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। विकल्प 1 मछली पालन, 2 रेगिस्तान का विस्तार, 3 वनों में लगने वाली आग, अगला विकल्प है आदिवासी गतिविधियाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वनों में लगने वाली आग। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 4 विकल्प हैं। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 काली मिट्टी, नंबर 3 लेटेराइट मिट्टी, नंबर 4 लाल मिट्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, किसी पौधे या पेड़ की अनुपस्थिति में मृदा की कौन सी परत बड़ी पतली होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है ऊपरी मृदा, दूसरा है उपमृदा, तीसरा है अपशैल, चौथा है आधारी शैल। तो यहाँ पर सही जवाब है ऊपरी परत। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव के जन्मदाता हैं। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। 1 महात्मा गांधी, 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 के.एम. मुंशी, 4 आचार्य विनोबा भावे। यहाँ पर सही उत्तर आएगा के.एम. मुंशी। अब यहाँ पर कुछ खालिस्तान भी हैं, ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको भी आपको तैयार करना है। पहला खालिस्तान है, हर बच्चे के लिए एक पेड़ खालिस्तान में ये नारा विकसित किया गया है। सही उत्तर है स्कूलों कॉलेजों। दूसरा रिक्त स्थान है, केंद्र सरकार ने वर्ष खालिस्तान में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसमें सही उत्तर आएगा 1965। अगला खालिस्तान पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। उत्तर आएगा बांगर। अब आपके प्रश्न पत्र में कुछ सत्य असत्य भी आते हैं, जिनमें आपको लिखना होता है कि यह वाक्य सत्य है अथवा असत्य। इनमें पहला वाक्य है, वो सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं संसाधन कहे जाते हैं। आपको मालूम है कि वो पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं, तो ये वाक्य सत्य है। दूसरा वाक्य है, सन 1965 में के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव प्रारंभ किया। आपको मालूम होगा कि जब हमने इस अध्याय को पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि तत्कालीन कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने सन 1950 में वन महोत्सव प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम असत्य, अर्थात ये वाक्य गलत है। अगला है, अब पृथ्वी के केवल 25% भाग पर ही वन पाए जाते हैं, यह भी असत्य है। अगला है, भारत में वन संपदा देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.64% है। ये वाक्य सत्य है। अगला वाक्य है, भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना
सन 1971 में की गई। ये वाक्य भी सत्य है। अब यहाँ पर जोड़ियाँ दी गई हैं जिनको हमें सही करना है। जोड़ी में का और खा दो कॉलम हैं। पहले कॉलम में काली मिट्टी, गिर राष्ट्रीय उद्यान, वन महोत्सव, वन संरक्षण अधिनियम, और दूसरे कॉलम में गुजरात, महाराष्ट्र 1980 और 1950 लिखा हुआ है। तो काली मिट्टी के सामने आएगा महाराष्ट्र, क्योंकि काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। तो इस तरह से आप लोग जोड़ी बना लेंगे। वन महोत्सव के सामने आएगा 1950, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया था, और वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी होंगी। काली मिट्टी के सामने महाराष्ट्र, गिर राष्ट्रीय उद्यान के सामने गुजरात, वन महोत्सव के सामने 1950 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब हमें यहाँ पर कुछ प्रश्नों के एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने को आएंगे। तो वो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनको देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर आएगा ह्यूमस। प्रश्न क्रमांक 2, नवीन जलोढ़क का स्थानीय नाम बताइए। तो उत्तर आएगा खादर। प्रश्न क्रमांक 3, रेगड़ या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? उत्तर आएगा काली मिट्टी। प्रश्न क्रमांक 4, डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर आएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, नवीन वन नीति कब घोषित की गई? इसका उत्तर आएगा 7 दिसंबर 1988। अगला प्रश्न है, क्रॉफ्ट कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? उत्तर आएगा 1965 में देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। अब कुछ लघुत्तरी प्रश्न हैं। इनमें पहला प्रश्न है, केंद्रीय वन आयोग क्या है? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना है। अगला प्रश्न है, भौम जल क्या है? आप जानते होंगे भौम जल अर्थात वो जल जो भूमि के अंदर पाया जाता है। धरातल के नीचे मिट्टी के छिद्रों, दरारों और तल शैलों में जो जल भरा होता है उसे भौम जल कहते हैं। भौम जल का स्रोत वर्षा है। अगला प्रश्न है, बांगर क्या है? उत्तर लिखेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ये नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मिट्टी है। ऊंचे भागों में पाए जाने वाली ये मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। बांगर स्लेटी रंग की चिकनी मिट्टी होती है। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इसमें प्रायः कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो हमने इस अध्याय में पढ़ा था कौन कौन सी मिट्टी हमारे देश में पाई जाती हैं। उनके नाम हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली या रेगड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के और प्रश्नों पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।